नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बैन से क्या बदला में। महंगाई बढ़ने की चिंता से पिछले साल चना, सरसों, सोयाबीन, मूंग, पाम तेल जैसे वायदा को बंद कर दिया गया था। हालांकि ये बैन 1 साल के लिए लगाए गए थे। ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस मकसद से एग्री वायदा पर बैन लगाए गए थे, क्या वो तर्कसंगत थे और महंगाई वाकई डेरिवेटिव मार्केट की वजह से आई थी या फिर इंपोर्टेड महंगाई थी। लेकिन अब एक बार जब कमोडिटी कीमतों के दाम अब धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए हैं, ऐसे में मांग तेज हो गई है कि क्या बैन किए गए एग्री वायदा को वापस शुरू नहीं कर देना चाहिए। बैन को लेकर एक और बात थी, जिस तरह से रातों रात एग्री वायदा पर पाबंदी लगाई गई थी, क्या वो तरीका सही था? क्योंकि इससे मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है। बैन से पहले पार्टिसिपेंट्स की राय क्यों नहीं ली गई थी, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और अगर एग्री वायदा का मार्केट चलाना है तो आपको सभी पार्टिसिपेंट्स को लेकर चलना होगा। एक तरफ आप एफपीआई की एंट्री की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मार्केट को नैरो कैसे किया जा रहा है। दूसरा पहलू ये भी है कि एक्सचेंज के फ्रंट पर जिस तरह से वॉल्यूम कम हो रहा है और वायदा को लेकर लोगों में जिस तरह का अनिश्चितता के माहौल है, ऐसे में काम कैसे चलेगा? क्या एग्री वायदा के सर्वाइवल पर सवाल उठ रहा है? इन तमाम मुद्दों पर आज ग्राउंड के लोगों का क्या रिएक्शन है, उनका क्या टेक है, जानने की कोशिश करेंगे। जिस मकसद से और जिनके लिए एग्री वायदा शुरू किया गया था, उनको क्या वाकई में फायदा हो रहा है? आज बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया साहब हैं, क्योंकि एग्री डेरिवेटिव के साथ हाजिर के कारोबारियों के साथ सबसे ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आज शो में हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ फार्मर्स के सीईओ योगेश द्विवेदी जी हैं, जो हजारों किसानों के से संपर्क में रहते हैं और एमपी से अपना ऑपरेशन चला रहे हैं और की नब्ज को पहचानते भी हैं, किसानों के साथ हमेशा उठते बैठते हैं और कई एफपीओ के संगठन का एक कंसोर्शियम है, उसके सीईओ हैं। साथ ही राजस्थान से उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ रूप सिंह जी हैं और अनिल घनवट साहब, जो किसान आंदोलन के समय से काफ़ी चर्चा में है और महाराष्ट्र के किसानों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश पर स्वागत है। केडिया जी, सबसे पहले आपसे सवाल होगा, क्योंकि जितने भी वैल्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबकी नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। क्या जिस तरह से एग्री वायदा के दाम या एग्री कमोडिटीज़ के दाम अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्या ये सही वक्त है कि अब वापस से जो एग्री वायदा को बैन किया गया था उसे वापस से इसे बहाल कर दिया जाए, उस फैसले को वापस ले लिया जाए? नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर जिस ढंग से गिरावट आई है पिछले 15-20 दिनों के अंदर, ये काफी चौंकाने वाली है। क्योंकि एक्चुअली अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो सभी कमोडिटी, अगर मैंने कुछ डेटा निकाला है, अगर हम देखें राइस के प्राइसेस जो 10 हफ्तों के लो पे पहुंच गए हैं, व्हीट है वो मार्च के लोअर लेवल पे पहुंच गए, रबर के प्राइजेस करीबन 3 हफ्तों के लो पे पहुंच गए, पाम ऑयल भी हमने 6 महीने के लो पे पहुंच गए, सोयाबीन भी हमने गिरा। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल मार्केट में अब जाकर चीजें कूल डाउन होते हुए दिखाई दे रही है। जिस ढंग से पिछले साल हमने देखा इन्फ्लेशन कंसर्न्स के चलते और यूथ का जो वातावरण बना था, ये सभी के कारण था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। क्योंकि पैंडेमिक के बाद हम देखते ज्यादातर इन्फ्लेशन बढ़ते, बट दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ। बट हाँ, बैन एक सॉल्यूशन नहीं था, बिकॉज आज फ्यूचर एक्सचेंज के साथ वैल्यू पार्टिसिपेंट काफी जन होते हैं, जिसमें फार्मर भी होते हैं, ट्रेडर भी होते हैं, कॉर्पोरेट्स भी होते हैं। तो आई थिंक बैन मुझे नहीं लगता है कि एक कारगर स्टेप था। नो डाउट इसके अलावा भी काफी स्टेप थे जो लिया जा सकता है, पहले भी हमने चर्चा में रखा था। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि अब जाकर प्रोडक्शन में एकाएक कोई ऐसा बढ़ोतरी नहीं हुई है कि हम प्राइजेस में बड़ा गेन देख रहे हैं। ये जो सप्लाई कंसर्न्स या लॉजिस्टिक इश्यूज जो बने हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं ऑफ हो रहे हैं, रिसेशन का थोड़ा खतरा बन रहा है, इसके लिए प्राइजेस कम हुए हैं। बट आई थिंक बैन पे वापस रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज हो क्या रहा है अभी फार्मर के साथ, अब ऊंचे भाव को देखकर फार्मर अभी स्विंग कर रहे हैं और अचानक से अभी जब भाव टूट रहे हैं तो उनको जो प्राइस सोचा था क्रॉपिंग के टाइम पे, अब वो नहीं मिले, तो वो कहीं ना कहीं एक फार्मर के हिसाब से अगर देखे जाए तो प्रॉपर नहीं होगा। अगर फ्यूचर एक्सचेंज होते, फ्यूचर में अगर ये ट्रेडेड रहते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मर भी अपना जब फसल लगाता है तो वो अपनी प्राइस फिक्स कर सकता है। ऐसे कोई इंपोर्टर अगर सपोज बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो उनको डर ये रहता है कि लेट से आज 20-25 दिन अगर कोई भी इंपोर्ट में टाइम लगता है, तो उनको डर ये लगा रहता है 20-25 दिन में अगर भाव में कोई बड़ी गिरावट आ जाती है तो ये लॉस कौन बेयर करेगा। तो अगर फ्यूचर एक्सचेंज अवेलेबल रहेगा तो वो डेफिनेटली अपनी पोजीशन एक्सचेंज पे हेज कर सकता है, सो दैट जो भी 20-25 दिन का टाइम लैग लगने वाला है, यहाँ पे उसको प्राइस रिस्क नहीं रहेगी। वैसे ही कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कॉर्पोरेट्स के लिए, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका कंटिन्यू सप्लाई बनी हुई रहे। तो फ्यूचर एक्सचेंज पे ये अपनी
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये प्लान आउट कर सकते हैं, तो विन विन सिचुएशन सभी के लिए। बट हाँ, ये जो स्टेप्स लिया गया है, हमने देखा है फार्मर ट्रेडर यहाँ पे अभी जानकारी या नॉलेज शेयरिंग जो है वो मुझे लगता है और बढ़ानी चाहिए, ताकि सबको पता चले बेनिफिट ऑफ एक्सचेंजेस कहाँ पे हम करें, और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम्स भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राई होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम्स भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, यानी पार्टिसिपेशन अगर आपको बढ़ाना है तो एक जागरूकता भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ये एक अहम बात है। केडिया जी, एक और आपसे दूसरा सवाल ये भी होगा, जिस तरह से वॉल्यूम की बात आप कर रहे थे कि लगातार नैरो हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, थिन वॉल्यूम के साथ एक्सचेंज को के लिए चलाना भी मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम कम हुए, इस पर सवाल सिर्फ वायदा बैन ही नहीं, तौर तरीके पे भी है। जिस तरह से कई सारे जब सवाल उठते हैं सट्टेबाजी की या जांच की जो रिपोर्ट आती है उसे पब्लिक नहीं किया जाता है, ऐसे सवाल भी होते हैं। रातों रात कई वायदा बंद कर दिए जाते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राय नहीं ली जाती है। तो ऐसे कौन से ऐसे मेजर्स होने चाहिए ताकि आगे जब भी वायदा बैन की जाए ताकि लोगों की राय ली जाए और आगे से इस तरह के फैसले, रैंडम फैसले ना हो? देखिए, काफी स्टेप्स है। पहला चीज डेफिनेटली हमने एग्री का ऐसा नहीं कुछ नया इतिहास है, हमने पहले उड़द के केस में, फिर चना हो गया, कैस्टर हो गया, काफी कमोडिटीज को हमने रातों रात बैन होते हुए देखा या एक्शंस लेते हुए देखे। देखिए, पहला चीज आप समझिए कि एग्री कमोडिटी है, ये एक सेंसिटिव कमोडिटी सेक्शन है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एक्शंस या ऐसे कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल आ रही है सर। तो मुझे लगता है रातों रात जो बैन हुए थे ये कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्निंग थे। इसके ऊपर और ट्रांसपेरेंसी या जो मार्केट में पार्टिसिपेंट है इनको हम और मतलब जो कम्युनिकेशन और सुधार सकते हैं। बट इसके अलावा भी मुझे लगता है कि काफी स्टेप्स है, क्योंकि घूम फिर के बात आती है वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन की। आज हम देखते हैं कुछ ट्रेडर। जी केडिया साहब, जी कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो एक तो ये हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी जो वैल्यू चेन, चाहे फार्मर हो चाहे एसोसिएशंस हो, इनको साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। साथ में हम अगर देखें तो अदर फैक्टर्स भी है, क्योंकि घूम फिर के वॉल्यूम्स के ऊपर आ जाता है। क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं रहता तो इट्स वेरी इजी कि कुछ कार्टल बनता है और वो मार्केट में प्राइसेस को रीड करने की कोशिश करता है। नो डाउट सेबी के प्रीव्यू में आने के बाद काफी चीजें सुधरी भी है। सेबी ने काफी स्टेप्स लिए, जैसे इंडेक्स का लॉन्च किया, ऑप्शन का किया, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से जो फेयर प्राइस या फिर हम देखते हैं वॉल्यूम या कॉर्पोरेट एफपीआई जो आने की कोशिश कर रही है वो झिझक रही है। एज ऑफ नाउ भी आज आप देखेंगे तो एफपीआई को परमिशन भी है, उसमें नॉन एग्री बताई, क्योंकि एक सेंसिटिव कमोडिटी है। तो आई थिंक एक रेडिकल स्टेप्स लेने की बहुत जरूरत है, और पार्टिसिपेशन जब तक नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, आई थिंक ये जो मिस प्राइसिंग या ऐसे कुछ वर्ड्स हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट में कंटिन्यू रहता है। तो वॉल्यूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी वॉल्यूम के फ्रंट पर काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। चलिए, ग्राउंड पर भी हमारे साथ बात करने के लिए जो एफपीओ से जुड़े उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ हैं रूप सिंह साहब। रूप सिंह, आप ग्राउंड पर समझते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं, और आपसे वापस जुड़ेंगे, शायद लाइन में कोई दिक्कत है। केडिया जी, वापस से आपसे ही मेरा अगला सवाल ये होगा, क्या कुछ और ऐसी एग्री कमोडिटी है जिसको जोड़ा जा सकता है जो महंगाई को लेकर उतनी सेंसिटिव नहीं है, उस तरह के कमोडिटी पर अब फोकस करने की जरूरत है? देखिए, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करें तो काफी बड़ा मार्केट है एग्री कमोडिटी। यहाँ इंटरनेशनल में हमने देखा कि बाकी ऑलमोस्ट कमोडिटीज काफी है, एग है, मिल्क है, ये भी इंटरनेशनल में ट्रेड होते हैं। बट इंपॉर्टेंट अगेन, एक तबका या एक एसोसिएशन, एक स्टेट अगर खाली जुड़ता है तो कहीं ना कहीं जिसमें डिस्पैरिटी रहती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले नए कमोडिटी जोड़ने से पहले अगर हम जो करंट कमोडिटी, इसके अंदर कहाँ पे कुछ कमी है, कुछ वेयर हाउसिंग को लेकर है, कुछ प्राइस पैरिटी को लेकर है, कुछ क्वालिटीज को लेकर है, इन पे अगर वापस एक मंथन किया जाए तो आई थिंक वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा। अदरवाइज इंटरनेशनल में जो काफी ऐसी एग्री कमोडिटीज है जहाँ पे हम लोग अच्छे खासे ट्रेड देखते हैं, वीट है, बार्ले हमारे यहाँ पे भी है, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में मैं सामने मेरे पॉइंटर से अगर हम एग्री की बात करें तो इंटरनेशनल में जैसे चीज, मिल्क, रबर, ऑरेंज जूस, कॉफी, कनोला तो ऑलरेडी है हमारे पास, टी है, वुलन है, ओट्स है, राइस ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, बटर, सोया, सनफ्लावर, काफी कमोडिटीज है जो आप कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन नॉलेज शेयरिंग,
मार्केट में पार्टिसिपेशन होगा तो डेफिनेटली इसका विन विन सिचुएशन सभी को मिलता रहेगा। अदरवाइज कम वॉल्यूम की वजह से कुछ एक तबका मार्केट को रैक करने में कामयाब हो जाता है कभी कभी, बट डेफिनेटली सेबी का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है और अभी काफी स्टेप्स ले रही है सेबी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे प्रोडक्ट के लिहाज से बोले चाहे नए प्रोडक्ट की बात करें। चलिए, हमारे साथ स्वतंत्र भारत के प्रेसिडेंट अनिल घनवट साहब भी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, आपसे पहला सवाल यही होगा, जब एग्री वायदा पूरी तरह से एक्टिव था, ज़्यादातर एग्री वायदा में कारोबार हो रहा था एनसीडीएक्स पर, क्या एफपीओज की तरफ से महाराष्ट्र के जो एफपीओ है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ काम करते हैं, क्या उनकी भागीदारी कितनी थी, और अब जब एग्री वायदा बंद है कई सारे दलहन और तिलहन के, इससे उनको क्या नुकसान हो रहा है? अभी एफपीओज काफी अच्छी तरह से इस ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे थे, नए थे, बहुत ज्यादा तादाद में वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन सीख रहे थे इसमें, और कुछ लोग अच्छी तरह से इसमें पैसा भी कमा रहे थे। लेकिन अब एब्रप्टली इसमें बैन आने की वजह से और पूरे 1 साल के लिए बैन होने की वजह से वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है, सेटअप डिस्टर्ब हो गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और भी कई एफपीओज थी जो इसमें और ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन अब इस तरह से अगर गवर्नमेंट इसमें बाधा डालता है तो कोई इस पे विश्वास नहीं करेगा। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है इस तरह से बैन लगाने की। और कमोडिटी मार्केट में जो एफपीओज काम कर रही है, एफपीओ ज्यादा करके पल्सेस प्रोक्योरमेंट में ज्यादा काम कर रही है, ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट में ज्यादा काम कर रही है, उसका स्टॉक कर रही है, उसका ट्रेड कर रही है। और उसी में अगर सरकार टांग अड़ाती है तो इन लोगों को कोई फ्यूचर है नहीं। ये क्यों इन्वेस्ट करेंगे? अगर उन्होंने कुछ कमोडिटी खरीद करके रखी है और उनको वायदा कहता है, कमोडिटी मार्केट कहती है कि 4 महीने के बाद इसके दाम बढ़ेंगे, और बाद में उसके अगर उस पर कंट्रोल आ जाता है और दाम गिर जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर दे वोंट रिस्क टू परचेज दैट मटेरियल। तो इस तरह से लोगों की हिम्मत को नुकसान पहुंचा रही है सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी एफपीओ चाहते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ट्रेड करे, लेकिन इस तरह का रिस्क अगर उनको लेना पड़ता है तो फिर कोई इसमें ऐसी जरूरत नहीं करेगा कि उसमें पैसा लगाए और उसमें मुनाफा कमाने की सोचे। तो ये अच्छी बात नहीं हुई है एफपीओज के लिए। काफी एफपीओज उसमें अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कम, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश में काफी एफपीओज इसमें बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इंडिकेटिव के तौर पर या प्राइस डिस्कवरी के लिए अगर किसानों की मांग होती है तो क्या वायदा का, जब वायदा काम हो रहा था वायदा में, तो क्या प्राइस डिस्कवरी के तौर पे या इंडिकेटिव प्राइस के तौर पे क्या वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे किसान? हाँ बिल्कुल, ये तो एक सोर्स होता है प्राइस डिस्कवरी का। जी। तो उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब उसका तो कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि मार्केट ही बंद हो चुका है। और जब ग्राम जैसी चीज है जिसके दाम अभी एमएसपी के नीचे चल रहे हैं, वो भी कमोडिटी मार्केट में से बैन है। जब दाम गिरते हैं तो फिर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। हमारे साथ रूप सिंह जी भी हैं, सीईओ है उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी के। रूप सिंह जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, जिस समय एग्री वायदा जो 6-7 एग्री वायदा जो पिछले साल बैन कर गए थे दिसंबर में, अगस्त के महीने में, जब वो सारे एग्री वायदा जब ट्रेड हो रहे थे, तो क्या एफपीओज की तरफ से क्या भागीदारी आप लोगों की थी क्या? रूप सिंह जी, रूप सिंह जी, मेरा सवाल ये था, जिस समय एग्री वायदा सभी पूरी तरह से एक्टिव थे, बैन से पहले जो 6-7 एग्री वायदा बैन हो गए हैं, पूरी तरह एक्टिव थे, तो क्या उस समय आप लोगों की भागीदारी थी क्या, एफपीओ की भागीदारी थी क्या उन एग्री वायदा में? चलिए, शायद लाइन में रूप सिंह के लाइन में कुछ दिक्कत है। अनिल घनवट जी, आपसे अब मेरा अगला सवाल ये होगा, वायदा में जिस तरह से उतार चढ़ाव है, जिस तरह के रिस्क है, ऐसे में क्या किसानों के लिए जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का जो तरीका है या जिस तरह से बना हुआ है, जो डिजाइन है कॉन्ट्रैक्ट का, एनसीडीएक्स का, क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए परफेक्ट है या ऑप्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है? अनिल घनवट जी।
इस तरह से अगर कहीं भी बैड लगते हैं तो कौन सा भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो इसमें कौन कैसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किस बिना पे वो कॉन्ट्रैक्ट, किस आधार पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर ऐसी अनसर्टिनिटी किसी भी ट्रेड में अगर होती है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं है, होता भाई तो वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो इस तरह का अगर सिचुएशन है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, और हुआ भी तो वो आखिर तक उसको निभाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, हमारे साथ अब योगेश द्विवेदी जी भी हैं, सीईओ हैं मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ फार्मर्स के। सर, स्वागत है आपका। सर, आपसे भी सवाल यही होगा, जिस समय योगेश जी, जिस समय सारे वायदा जब एक्टिव थे, सारे कॉन्ट्रैक्ट में जब कारोबार हो रहा था लास्ट ईयर तक, तो आप इतने सारे एपीओज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसोर्शियम ऑफ एपीओज को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। क्या उन लोगों की भागीदारी थी, और अब जब बंद हो गए हैं तो क्या नुकसान हो रहा है किसानों को? देखिए, वायदा बाजार में जब ये चालू था उस समय हमारे यहाँ काफी एफपीओज ने सोयाबीन पे पर्टिकुलरली हम लोगों ने यहाँ पे काफी इस जो ऑप्शन का हमने मतलब बेसिकली जो फैसिलिटी है इसका फायदा एफपीओ ने उठाया था। लेकिन इसके बाद चने में भी इसको यूज किया था, ऑप्शन को यूज किया था, वायदा को भी यूज किया था हम लोगों ने। मेनली ये सोयाबीन को पे किया था और कुछ सरसों में भी हुआ था। अब क्या हुआ कि जब ये ऑप्शन बंद हो गया तो साधन जो हमारे पास लिमिटेड जो चॉइसेस है वो लिमिटेड हो गई। तो अल्टीमेटली फार्मर्स को और हमारे एफपीओज को इसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो चॉइसेस होना चाहिए मार्केट की उसमें अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ये किसी के लिए पर्टिकुलरली फार्मर्स और जो उससे जुड़े हुए खेती से जुड़े लोग हैं उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आप चॉइस को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और जबकि हम बात आती है कि बास्केट ऑफ चॉइस और ज्यादा लोगों को मौके मिलना चाहिए, तो ये अगर हम लोग बाकी अगर सेक्टर में आप देखेंगे कि अगर आईटी सेक्टर और इस तरह के जो वर्चुअल मार्केट के और इस तरह फ्यूचर मार्केट के बाकी अगर ओपन है, तो पर्टिकुलरली किसी कमोडिटीज में अगर इस तरह का बैन लगाया जाता है तो जो हमारे पुराने जो हमारे पिछले साथी अभी बोल रहे थे कि इससे अनसर्टेनिटी में कोई भी व्यक्ति कोई बायर जो है वो आगे नहीं आएगा। वो क्या है, कोई सौदे से लोग डरेंगे कि कभी भी सरकार से बैन लगा सकती है। तो फाइनली इससे कुल मिला के नुकसान जो है वो किसानों का और हमारे एफपीओज का होगा। सर, अब सरकार से आप लोगों ने कुछ ऐसी मांग की है क्या, जब नए सीजन में अब इसे वापस से बहाल किया जाए, नए कमोडिटी नए एग्री वायदा में ट्रेड फिर से शुरू किया जाए? योगेश जी, हम लोगों ने पिछले भी बिल्कुल हमने आपके चैनल के माध्यम से और इसके दूसरे मीडिया हमने रिटर्न में भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया था। और हमारा मांग यही है कि इस तरह की जो सौदे हैं, मतलब बेसिकली जो ऑप्शंस जो प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के, उनको ओपन करना चाहिए, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस है तो उसमें टाइम मिलना चाहिए। जो अचानक ऑल ऑफ सडन कोई डिसीजन लिया जाता है तो उससे काफी नुकसान होता है और उससे लोग जो है इस तरह के सौदों से दूर भागते हैं। तो इससे फाइनली हम लोग का नुकसान, तो मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि जो है इस तरह के जो ऑप्शन वायदा है इसको खोला जाए और इसको ताकि हमारे किसानों को और इसके जो हमारे एफपीओ हम लोग अपने किसानों को बेहतर प्राइस जो है दिला सके। अब योगेश जी, अब आपसे मेरा अगला सवाल होगा, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अभी एनसीडीएक्स की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्या ये इतने सूट करेंगे फार्मर्स को? क्या फ्यूचर्स में इस तरह की भागीदारी होगी? क्योंकि जिस तरह के उतार चढ़ाव हम देखते हैं बाजार में, जिस तरह के कई बार गड़बड़ी के भी मामले सामने आते हैं, इन तमाम दिक्कतों के बाद इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो मौजूदा डिजाइन है कॉन्ट्रैक्ट का एनसीडीएक्स के, क्या ये ट्रेडेबल है किसानों के लिए या एफपीओज के लिए, या इसमें भी आप कुछ बदलाव चाह रहे हैं? आपको लग रहा है कि ऑप्शंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और जितने भी एग्री वायदा है उनके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, छोटे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए? आपका सुझाव क्या होगा? नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कही। और ये बिल्कुल जो है जो ऑप्शन का जो मॉडल है दैट इज बेटर देन जो वायदा का जो पुराना मॉडल है, उससे ये काफी बेहतर है। और इसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसके पास हमारे पास चॉइस होती है किसी समय
फिट करने की, और उसमें नुकसान फाइनली नहीं होता है, चाहे हम लोग एफपीओज हो या हमारे उससे जुड़े हुए किसान हो। तो हम चाहेंगे कि जो ऑप्शन का जो मॉडल है उसको ज्यादा प्रमोट करने का जरूरत है। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें हैं इसमें जो पर्टिकुलरली मार्जिन को लेकर के शायद वो चीजें आपके सामने लाए नहीं, जो मार्जिन का है वो भी थोड़ा अमाउंट जो है वो ज्यादा कर दिया है अभी। तो उससे जो है हम लोगों का भी, जैसे हम लोग कुछ एफपीओ हमारे अभी आए हुए अभी वायदा में सोयाबीन का कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग आ रहे हैं क्योंकि मार्जिन मनी ज्यादा रखा गया है और उससे दिक्कतें आ रही हैं। तो जो मॉडल है उसमें ऑप्शन मॉडल जो है वो बेहतर है, और उसी पैटर्न पे ही नए ऑप्शन आना चाहिए, उसमें थोड़ा सुधार की गुंजाइश भी है। अब केडिया जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जिस तरह से टर्नओवर कम हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जो एनसीडीएक्स में जिस तरह से चल रहा है, आपको लग रहा है ये सस्टेनेबल है? एग्री का वायदा आपको लग रहा है लंबे समय में इस तरह से कारोबार होगा, आप कुछ भी शुरू कर दे? और जिस तरह के रिस्क है चार तरफ, हालांकि आपके लिए आसान नहीं होगा इसका जवाब देना, लेकिन आप क्या सुझाव देंगे अगर बेहतर तरीके से कारोबार करना है, एग्री वायदा को चलाना है, तो किस तरह के सुझाव दे रहे हैं आप और क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली काफ़ी आसान नहीं है, और लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये एक बहुत बड़ी क्षति रहेगी डोमेस्टिक मार्केट के लिए और इंडिया के लिए भी, बिकॉज इसमें वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट काफ़ी जन है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, फार्मर है। आज फार्मर अगर फॉर एग्जांपल कॉटन के भाव, अगर M6 कॉटन का अपन रेफरेंस लेते हैं, 47,000 का भाव था, उसको देखकर अगर फार्मर सोइंग करता है और अब भाव गिरकर अगर समझो 42 आता है या 40 आता है, तो वो टाइम पे फार्मर क्या करे? तो अगर फ्यूचर रेफरेंसेस रहते हैं तो डेफिनेटली वो वहां पे हेज भी कर सकते हैं या ऑप्शन के जरिए एंटर कर सकते हैं, तो फार्मर के लिए भी है। साथ में जो इंपोर्टर्स है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक सबसे पहला तो सेबी स्टेप लिए पार्टिसिपेशन और कैसे बढ़े। नो डाउट सेबी ने काफी स्टेप्स भी लिए, जैसे एफपीआई है और बाकी म्यूचुअल फंड्स को भी परमिट किया है, बट पता नहीं जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, जैसे फ्यूचर जो पास्ट में बैन हुए या गवर्नमेंट इंटरवेंशन कभी भी आ जाते हैं, उसको देखकर आज इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं है कि वॉलिटिलिटी नहीं है। इक्विटी में भी ऐसे स्क्रिप्ट्स होती है जो एक ही दिन में 10-10, 20-20 टका भी टूटती है। तो वहां पे एक मैकेनिज्म सेबी ने दिया हुआ है कि अगर ये सर्किट फिल्टर होगा तो ऐसा हम लोग लेंगे, या कुछ कैटेगरी बना दिया, मार्जिन बढ़ा दिए, तो और स्टेप्स भी हम लेकर यहाँ पे मार्केट में कूल ऑफ कर सकते हैं। बट इसी तरीके से चलता रहा और ये वॉल्यूम्स और ज्यादा श्रिंक हुए तो बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि फार्मर्स भी इन्वॉल्व है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर और काफी वैल्यू चेन वाले, सबके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये कहीं ना कहीं हम खो देंगे। तो बेटर है कि हम सब इस चीज को समझे और अपना अपना पार्टिसिपेशन दे, तो डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन सभी के लिए रहेगा। अनिल घनवट जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, जब 15-20 साल हो गए तकरीबन एग्री वायदा को शुरू हुए, उस समय से और जिस मकसद के साथ अनिल जी ये शुरू किया गया हुआ था, क्या लग रहा है कि एग्री वायदा उस दिशा में काम कर रहा है, हेजिंग के लिए काम कर रहा है? क्या हेजिंग के लिए इसमें भागीदारी है या अब ट्रेडिंग का सिर्फ जरिया बन गया है? आप क्या कहेंगे अनिल घनवट साहब? ये तो अच्छी बात है, ये हो रहा है, क्योंकि एक तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा जरिया था प्राइस डिस्कवरी के लिए। दूसरी बात है, कुछ किस चीज का स्टॉक करना है नहीं करना, ये भी किसान डिसाइड कर सकता था इसमें। और हेजिंग का जो ऑप्शन मिला है किसानों को, वो एक सिक्योरिटी है कि इस दरमियान तो मेरा बिकेगा ही। लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है वही एक मुश्किल है। नहीं तो ये बहुत बढ़िया, हमने बहुत वेलकम किया था। शरद जोशी जी जो हमारे नेता थे, उन्होंने हमारा एक स्पेशल मीटिंग लिया था और एनसीडीएस के लोग बुला के इनका एक वर्कशॉप लिया, हमें समझाया था ये कैसा किया जाता है, इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसानों के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो किसान बहुत खुश है इससे, किसान इसमें उतरना चाहता है, ये सब करना चाहता है। तो गवर्नमेंट ने भी पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए कि किसान इसमें इन्वॉल्व हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सरकार ने अगर थोड़ा ख्याल रखा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। और इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायदा बाजार तो कमोडिटी मार्केट तो इंटरनेशनल ट्रेड पे भी काफी डिपेंड करता है। अगर उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, इस कमोडिटी मार्केट में फ्लिप फ्लॉप तरह की पॉलिसी अगर गवर्नमेंट नहीं रखती है, तो ये किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, एक चॉइस है किस तरह से हमारे स्टॉक्स को
रखे या बेचे, या किस रेट में बेचे, कब तक होल्ड करके रखे। तो ये सब प्राइस की डिस्कवरी का हो या होल्डिंग कैपेसिटी का, ये लिमिट का, ये सब जो नॉलेज मिल जाता है, ये इसी ट्रेड की वजह से मिल जाता है। किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, मैं इसका वेलकम करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने इसमें दिक्कत ना लाए तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो सकता है। ये पॉलिसी से रिलेटेड जो अनिश्चितता है उसको कम किया जाए ताकि इसमें भागीदारी बढ़ेगी, जागरूकता, जैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जैसे केडिया जी बोल रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ सुधार की ज़रूरत है। ऑप्शंस पे जैसे योगेश जी बता रहे थे कि ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। योगेश जी, अब अगला मेरा सवाल है, आपकी एक्सचेंज से क्या मांग है? किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की आपकी किसानों के लिए मांग है ताकि आसान हो? क्या यहाँ पर भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑप्शन होना चाहिए छोटे किसानों के लिए? इस तरह की डिमांड भी आप लोग रख रहे हैं क्या योगेश जी? बिल्कुल, जो है आपने बताया कि जैसे इस तरह के जो थोड़ा चेंज जो सिनेरियो है, पर्टिकुलरली जो स्मॉल होल्डर्स है जिनके वॉल्यूम और लॉट्स छोटे छोटे होते हैं, तो उसको लेकर के, और अभी जैसा आपको मालूम होगा एक सेबी ने जो एक स्कीम निकाला था बेसिकली, जिसमें कुछ इंसेंटिव्स थे, इस तरह के सपोर्ट सिस्टम है जो, तो वो उस तरह के कुछ प्रोविजन जो है वो होने चाहिए ताकि ये जो अप एंड डाउन है या इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज है उससे इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एंट्री करते हैं अगर किसी वायदे में या इस तरह के और उसमें कोई चेंजेस ऑल ऑफ सडन आता है, तो वो जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटीज जो उस तरह का हमारे एफपीओस का या छोटे किसानों का नहीं है। और उसके अलावा इस सिस्टम में भी थोड़ा सा ये बात सही है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े स्टॉकिस्ट है, वो बेहतर फायदा ले लेते हैं, छोटे लोग जो है वो उतना नहीं ले पाते। तो उसमें थोड़े से कई सारे गुंजाइश है, हमने कुछ सुधार एनसीडीसी के माध्यम से भी। ओके सर, केडी आप सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के बीच में रहते, जितने भी वैल्यू एग्री चेन के जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अब आपसे मेरा सलाह है, क्या जो साइज है कॉन्ट्रैक्ट का अब छोटे छोटे डिनोमिनेशन में नहीं होना चाहिए ताकि हर किसी की भागीदारी हो? अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, जितने तरह के ऑप्शन हो सकते हैं एग्री वादा को, तमाम तरह के उस तरह के यहाँ पर प्रयोग करने चाहिए। केडिया जी, देखिए, सेबी ने इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट को फिजिकल के तौर पे देखा गया जिसकी वजह से क्वांटिटी फिक्स होती है, बट मेरा मानना है छोटे क्वांटिटी होंगे तो पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। लेट से कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उनको लेना है तो मल्टीपल लॉट्स में लेकर वर्क कर सकते हैं, या इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं मेजर और मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। तो डेफिनेटली मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये भागीदारी बढ़ाएंगे। आज आप ये देखिए, जो छोटे छोटे किराने वाले हैं या होलसेलर्स है, ये अभी तक तो मार्केट में पार्टिसिपेशन कभी स्टार्ट ही नहीं किया। इनकी भी जो बाइंग होती है 3-4-6 महीने की होती है, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी छोटी क्वांटिटी होती है। तो आई थिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे रिव्यू करना चाहिए फिर से, चाहे एग्री कमोडिटी हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटी हो। बट एग्री में काफी इंपॉर्टेंट है कि छोटे कॉन्ट्रैक्ट साइज रहेंगे तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन और बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके अब घनबट साहब, आपसे भी मेरा सवाल है, क्या आपको भी नहीं लग रहा है अनिल जी कि अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सबको सहूलियत हो, ज़्यादा भागीदारी हो, और हेजिंग का और प्राइस डिस्कवरी के लिए जिस मकसद से शुरू हुआ तभी भागीदारी होगी जब कॉन्ट्रैक्ट सबके जो सब इसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लाने की जरूरत नहीं है? हाँ, बिल्कुल जरूरत है। छोटे से छोटा किसान भी इसमें कैसा पार्टिसिपेट कर सके, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाए तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और छोटा किसान भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। वो भी ट्राई करेगा, मैं एक कमोडिटी होल्ड करके रखूं या अभी बेच दूं या हेजिंग कर दूं। तो जितना छोटा उसका ये होगा उसको भी लिमिट रहेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट का ये रेंज बढ़ाई जाए तो सभी लोग उसमें, सभी किसान ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जो छोटे एफपीओस जो है बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि जितने आपको वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट के डिजाइन चेंज करने पड़ेंगे, छोटे कॉन्ट्रैक्ट लाने पड़ेंगे, मिनी कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, ऑप्शंस को बढ़ावा देना पड़ेगा, और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। और अगर कोई भी वायदा बैन भी किया जाता है तो सभी की फीडबैक ली जाए और उसका टाइम दिया जाए ताकि जो पॉलिसी से लेकर जो अनसर्टेनिटीज है वो ना रहे। तो ये कुछ निकल कर आ रहे हैं आज की चर्चा में। शुक्रिया केडिया जी आपका, योगेश जी आपका, अनिल जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया। लेकिन बैन से क्या बदला, इस खास पेशकश में इतना ही। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।